समझ पाया हूँ वो दो बातें हैं। मुझे जो समझ आया वो ये है कि लाइक मे बी ट्रुथ इज समथिंग जो कि दोनों को जस्टिफाई कर सके। जी हाँ। अ, और एक एक पहलू ये है। दूसरा जो उसके कोई मीनिंग नहीं है। बीइंग और क्या? हाँ, और वो इसलिए कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस इज बाय इट्स रिलेशन टू द अदर ऑब्जेक्ट्स। और जी लाइक द टर्म आई एम या मैं हूँ हैज नो मीनिंग अनलेस एनी एक्शन और रिलेशन इज अटैच्ड टू इट। तो अच्छा। इस एंगल से मुझे लगता है कि शायद बीइंग जो है वो एक मीनिंगलेस टर्म है या उसका कोई वजूद नहीं है। लेकिन दूसरा कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे ट्रुथ है, जैसे या कुछ जो कि जस्टिफाई शायद कर सकती है। ये मुझे अब तक समझ आया है। ये इंग्लिश होने से वजूद के ना होने का क्या ताल्लुक है? अ, जो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है तो उसको लिए दूसरा ऑब्जेक्ट तो चाहिए ना, जो उसके बारे में बता जी हाँ। सके, उसकी एग्जिस्टेंस को शो कर सके। जी जी। तो उससे पहले यानी उसकी उसकी एग्जिस्टेंस को कोई और चीज तो नहीं बता पाएगी जब तक कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो आई एम इज मीनिंगलेस या बीइंग या जो है, किसी और के साथ मुताल्लिक ना हो। हाँ, जो किसी चीज के साथ अपेंड करके उसको ना देखा जा सके। मतलब बीइंग जो है वो यूं समझ लें कि आप ये कह रहे हैं कि चूंकि रिलेशन नहीं बना सकते उसके साथ, तो जी, अ, हमारी लैंग्वेज में वो मीनिंगलेस है। हमारी लैंग्वेज में, जी जी, कि हम जो जान नहीं। हम जान नहीं सकते या वो हमें उसका कोई मतलब नहीं मालूम। मगर इसका क्या वो है कि बीइंग जो है वो जीनस है एग्जिस्टेंस की। ये तो अब एक ख्याल है कि वो एक जीनस है एग्जिस्टेंस की। नहीं मतलब कि देखो, उसका डेफिनेशन बीइंग का ये है कि जो अ, होने की जो जितनी भी हालतें हैं वो असल में बीइंग से आती हैं। जी, डेफिनेशन ही यही है। तो हम उल्टा नहीं जा रहे, हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं। हम असल में ये कह रहे हैं कि बीइंग है जिसकी वजह से एग्जिस्टेंसेस हैं जिनकी एक पर्टिकुलर शक्ल जो है वो हमारी शक्ल में है। हम यूं नहीं जा रहे। सही, इसकी जस्टिफिकेशन के लिए हम यूं नहीं जा रहे बल्कि यूं आ रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि ये बीइंग है, फिर उसकी एग्जिस्टेंस है, फिर ह्यूमन बीइंग। अगर हम यूं जाते हैं कि हम जानते हैं कि एग्जिस्टेंस है, और चूंकि हम जानते हैं कि एग्जिस्टेंस है तो उसकी वजह से बीइंग है, तो हम बीइंग को नहीं जान रहे। असल में हम हमें जान अपने आप को जान रहे हैं, उसमें से अज्यूम करें कि एग्जिस्टेंस है, उसमें से अज्यूम करें कि बीइंग है। राइट, अभी जो हमने कल डेफिनेशन बात की थी जिसपे वो ये है कि बीइंग है जो कि जिसमें ज़मान और मकान नहीं है, जो सिर्फ होना है। फिर उसमें से तीन हालतें होने की निकलती हैं। उन तीनों में से हम पे जो अप्लाई होती हैं वो ये तीनों। मगर हम पे अगर ये तीनों अप्लाई होती हैं तो हम पे ये भी अप्लाई होता है, तो हमारे यहाँ इसका होना ज़रूरी है। यहाँ समझ रहे हैं? ये तीन हालतें क्या हैं? सॉरी, मैं रिपीट कर दें अगर माजी, हाल और वो जो कल हमने कहा था कि है और होगा और था। ज़मान सही, की हालतें हैं। मकान की हालतों पे हम बात नहीं करें क्योंकि मकान बहुत ठीक। तौर पे मादी है। तो अगर हम में होने की तीन हालतें हैं तो क्या इन तीनों का मजमुआ होना हो सकता है? एम्पेरिकल वर्ल्ड में हो सकता है। नहीं, हम अगर ये कहें कि हालत जो है वो होना है, उससे हम एक
पर्टिकुलर हालत निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें तो टाइम डिफाइन नहीं है, जो पर्टिकुलर आएगा उसमें टाइम डिफाइंड है। तो क्या होने से एक पर्टिकुलर निकाला जा सकता है? जी निकाला जा सकता है, इसकी एग्जिस्टेंस जी निकाला जा सकता है कैसे? कि होना जो है वो तो एक एक तरह से मब्बा है, एक तरह से एक जिसके अंदर से चीज जो है वो डिफाइन हो सकती है, निकाली जा सकती है। नहीं, वो तो इम्प्लीसिट है ना। अगर मैं कहूं कि लड़का जो है फलां कौसर शख्स है, ये है, अगर हम उसको एक कहें तो एक को भी छोड़ दें, कौसर एक शख्स है, तो यहाँ पे ये जो होना है ये ज़मान से खारिज है। मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये कहा गया है कि कौसर जो है वो एक नाम है, वो नाम जो है शख्स का एक नाम है, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि कौसर जो है एक नाम है शख्स का। ये नहीं है कि कौसर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। कौसर सिर्फ निशानदेही कर रहा है एक रेफरेंस की, कोई एक शख्स को हम पर्टिकुलरली डिस्कस कर रहे हैं। ये एक टेम्पोरल स्टेटमेंट नहीं है। तो इसको हम कैसे कहेंगे कि ये माजी में है, हाल में है या मुस्तकबिल में है? ये वाली स्टेटमेंट जो कि किसी भी हालत में नहीं है, न माजी में है, न हाल में है, न मुस्तकबिल में। अगर होने से माजी, हाल या मुस्तकबिल एग्जैक्टली डिराइव हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि होना जो है वो मजमुआ है, था और होगा का। अगर नहीं ऐसा है तो होना जो है इन तीनों से एक अलग चीज़ है, मगर फिर भी इन तीनों का मंबा है। यानी इसमें हम हो इस प्रोपोजिशनल नॉलेज की बात नहीं कर रहे, बल्कि उसके रियल जो बीइंग के दो मीनिंग्स बताए गए ना, जी एक हम दूसरे की बात कर रहे हैं। हम दूसरे की ही बात कर रहे हैं। जी जी, राइट, जी जी, फिर प्रोपोजिशन की बात नहीं कर रहे ठीक, हैं। जी बिल्कुल आप सही है, मैं समझ रहा हूँ। सही। मगर अगर हम प्रोपोजिशन की तरफ भी जाएं तो उस सूरत में भी, क्योंकि प्रोपोजिशन में हम जाएंगे तो हमें एक डेफिनेशन दरकार होगी। जब हम रियल की तरफ जाएंगे तो डेफिनेशन से ज़्यादा एक बिलीफ या फेथ दरकार होगी। जैसे कि हम खारजी दुनिया को जानने के लिए एक फेथ या एक बिलीफ दरकार होती है, कि आपको चाहिए होता है कि आप ये माने कि बाहर की सारी दुनिया जो है वैसी है जैसी है। मगर जब हम प्रोपोजिशन पे आते हैं तो हमें ये तय करना होगा कि इस हद को खारजी दुनिया कहते हैं। तो होने की जो तारीफ है, अगर उसमें उसके मशतके मौजूद नहीं हैं तो वो उसका मसदर कैसे होगा? समझ आ रही है बात? जी जी जी, अतिया, हम अतिका नाम है जी, हम बीइंग और वो जो होमवर्क है आपने किया? सोचा तो फिर जी, क्या सोचा? आपने एम्पिरिकल वर्ल्ड में कहा था जी, सो जो मुझे समझ आ गई उसके मुताबिक जो सब में एक कॉमन चीज़ जो नजर आती है एम्पिरिकल वर्ल्ड में, वो किसी चीज़ की स्ट्रक्चर में से मैं बातें गए तो सांस में तो नहीं तो स्ट्रक्चरनेस जो है हम डीन कह सकते हैं एम्पिरिकल वर्ल्ड में। अब हर एक चीज़ की अपनी अलग स्ट्रक्चर है, लेकिन एक स्ट्रक्चरनेस उसकी जो है खुसूसियत आपका नहीं है, सिफत के नहीं। जी, फैज़ साहब आपको समझ आ रहे हैं इनकी बात?
वो शायद ये कहना चाह रही हैं कि जो स्ट्रक्चर है जी वो एक एम्पेरिकल फैक्चुअल वर्ल्ड में बीइंग हो सकता है। अब यही कह रही तो स्ट्रक्चर तो वो पर्टिकुलरली हम कह रहे हैं ना, लेकिन आपने जैसे कहा था पर्टिकुलर नाम लिया था आपने जिसको हम कह सकते हैं स्ट्रक्चरनेस। हाँ किसी भी चीज जी का अलग अलग स्ट्रक्चर तो है, लेकिन वो उसकी स्ट्रक्चरनेस तो है जी, जिसको हम उर्दू में कहते हैं साख्तियत या हैयत कहते हैं। जिसकी है फैज़ा, आपका क्या ख्याल है, बीइंग को इस तरह पेश किया जा सकता है? नहीं, मेरे ख्याल में बीइंग एक ऐसी चीज है जो कि एग्जिस्टेंस और जो उसका यानी एम्पेरिकल और नॉन एम्पेरिकल दोनों में उसका वजूद होना जरूरी है, जो हर चीज के एक तरह से प्रिकर्सर के तौर के ऊपर एक्ट करे। जी क्या है स्ट्रक्चर पर्टिकुलर लेंगे तो जाहिर बात है वो तो हो जाएगा, लेकिन हमने एम्पेरिकल वर्ल्ड की तो एम्पेरिकल वर्ल्ड तो जो है वो सेंसरी उस पे ही बेस करता है। If I can see something, it means it has some structure. तो इसमें उसे देख सकती हूँ, और मैं किसी चीज को छू सकती हूँ तो it means it has some structure. महसूस कर सकती हूँ तो उसका एक स्ट्रक्चर है। हवा है तो उसका भी एक, अगर हम माइक्रोस्कोपिक उसमें देखें तो उसकी एक स्ट्रक्चर है। उस लिहाज से देखें तो स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरनेस तो वो दो डिफरेंट चीजें होंगी। नहीं, अगर हम यूं कहें कि जो अच्छा ये समझो कि जो स्ट्रिंग थी वेव पार्टिकल वाली थी जैसे जिसमें ये है कि चीजें महज या तो वेव हैं और पार्टिकल है कि दोनों के मिक्स करना है, या तो ये है या फिर दोनों एक ही टाइम ट्रू। उसमें चीजें तो सिर्फ बहुत एलिमेंट्री लेवल पे एक दूसरे में फ्लोट कर रही हैं, वहाँ पे स्ट्रक्चर है। जैसे एयर की हमने तो नहीं, वो तो हमें बाहर इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि हम उसकी माइन्यूट कंडीशन को देख नहीं सक रहे। अगर हम उसको बहुत रो में देखें तो वहाँ पे तो महज कुछ जुज़वी एलिमेंट्स हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही होती हैं। लेकिन वो एलिमेंट ही तो उसके स्ट्रक्चर में इसको शो करते हैं। नहीं, स्ट्रक्चर तो सिर्फ दिखाई दे रहा है कि वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है स्ट्रक्चर, लेकिन रियलिटी में तो सिर्फ छोटे छोटे एलिमेंट्स पार्टिकल्स हैं, वो स्ट्रक्चर तो नहीं है। स्ट्रक्चर को अगर हम उस तरह से बाउंड कर लेंगे तो नहीं होगा। जाहिर सी जब हम कहेंगे कि वो चीज वहां मौजूद है जिस तरह से, ये सिर्फ नहीं है कि वो दिखाई कैसे दे रहा है, ये है कि वो है कैसे। तो वो है इस तरह के बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल। और अगर हम स्ट्रक्चर को माने, फैज़ा लैंग्वेज भी एक स्ट्रक्चर रखता है, ये रखती है दोनों में से एक। हाँ जी, लैंग्वेज भी रखता है और वो एम्पेरिकल नहीं है। लैंग्वेज अगर लैंग्वेज की कुछ फॉर्म एम्पेरिकल है, जैसे लिखा हुआ लफ्ज है। नहीं, अगर जिसके पास जबान है ही नहीं लिखने वाला तो उसके लिए हाँ ठीक है, वो एक नॉन एम्पेरिकल पार्ट है इसका। तो वहाँ पे आपका क्या मामला? वहाँ तो आपको सिर्फ एतराज एम्पेरिकल नॉन एम्पेरिकल पे के बीइंग इसलिए मान सकते। सॉरी, रिपीट करिए, क्या सवाल क्या है? अगर आप कह रहे थे कि बीइंग जो है वो एम्पेरिकल और नॉन एम्पेरिकल के ऊपर दोनों पे टाइम पे आना चाहिए ना जी, तो अगर हम कहें कि नॉन एम्पेरिकल में जैसे कि लैंग्वेज एक चीज है, या अगर हम ये माने कि बिलीफ जो है स्ट्रक्चर्ड है और बाकी दुनिया जो है वो स्ट्रक्चर्ड है, जो मटेरियल वर्ल्ड है, तो अब भी बिलीफ के लिए बीइंग के लिए स्ट्रक्चरनेस होना जरूरी नहीं होगा? क्या हम स्ट्रक्चर को बीइंग नहीं लेंगे? I don't know. आज हमारा मौजूद इसी बात पे है, नेमिंग और रेफरेंसिंग पे, कि रेफर कैसे करते हैं चीज़ों को। तो
बीइंग एक नाम है, एग्जिस्टेंस एक नाम है। आप कुछ भी जबान से अदा करो, अगर वो मायने रखता है तो वो नाम है। नेम खुद एक नेम है। रेफर एक नाम है, वो भी नेम है। व्हाइट बोर्ड है। जैसे बिलीफ की खासियत होती है कि वो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। फैक्ट की एक खासियत होती है कि वो ट्रू ही होगा, क्योंकि वही है। Okay. नाम की एक खासियत है कि उस पे दोनों अप्लाई नहीं होते। नहीं होते। नहीं, नाम किसी चीज को रेफर नहीं करता। मतलब चीज रेफर ना करने का मतलब ये है कि वो जस्टिफाई नहीं करता किसी चीज को कि वो ट्रू है या फॉल्स नहीं। और फैक्ट इसलिए रेफर नहीं होता ट्रू या फॉल्स क्योंकि वो हमेशा इसकी रेफरेंस होता है बिलीफ का। तो हम नेमिंग पे पढ़ेंगे। आप दोनों में से, बल्कि तीनों में से, इसमें नागार्जुन किसने पढ़ा था? मैंने अभी तक दोनों नहीं पढ़े। कौन से वाले? ये थॉमस एक्विनास। मैंने थोड़ा पढ़ा नागार्जुन से, वो था कि एम्प्टीनेस पे दलाइल थे कि आप जब एम्प्टीनेस कहते हैं तो क्या आपका आर्गुमेंट वैलिड है कि नहीं। उसी के दलाइल वो आगे तकरीबन कोई 50-60 देते हैं। सही। तो ऐसा आपने पढ़ा है नागार्जुन को? नहीं, मैं थॉमस एक्विनास को ही पढ़ता रहा और वही उसी में फंसा रहा। तो उससे अगला स्टेप आपने कहा था कि वो नागार्जुन होगा। वो जी हाँ। इतनी बड़ी बड़ी किताबें हैं कि वो फिर हमारे जैसे आम आदमी सारा टाइम लगता है। नागार्जुन के सिर्फ 14 सफ़े हैं, वो पढ़ने तो मैंने दिए थे। पैसेजेस हैं छोटे छोटे उसके कोई, वो स्टेटमेंट्स हैं उसकी कोई? नहीं, उसने वो नाज़िम की शक्ल में लिखा। अच्छा, नज़म को स्टैंजा की शक्ल में। ठीक। संस्कृत में, पाली में कुछ इस तरह। तो आज हमारा मौजू नागार्जुन की तरफ आता है, लेकिन आपने चूंकि बीइंग एन एसेंस पढ़ा है तो आपसे शुरू करते हैं। सब्सटेंस उसमें किसे कहते हैं? यहाँ पे ऐसा एक्विनास के लिए सब्सटेंस क्या है? सब्सटेंस अब मेरे ज़हन में नहीं आ रहा क्या है। कल रात को मैंने कुछ समझने की कोशिश की है। जी, नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या है अभी। मैं आपको बता दूंगा। एक गाइडलाइन है कि जब आप एक्विनास पढ़ रहे हो ना, तो उसमें कुछ चीज़ों पे गौर करना है कि वो उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा होता है। नंबर 1, एसेंस को, सब्सटेंस को एक्सप्लेन करता है, बीइंग को, इन सब के आपस में रिलेशन बता रहा होता है असल में, जीनस को, मैटर को या मटेरियलिटी को, नॉन मटेरियलिटी को, स्पीशी को, पर्टिकुलर, यूनिवर्सल, हाइलोमॉर्फ। ये जो सारी चीजें हैं, बीइंग एन एसेंस का मतलब, मकसद इसको एक्सप्लेन करना। ये क्या क्या है, जिसमें से दो चीजें बहुत क्लियर सामने आती हैं, एक एसेंस और बीइंग का रिलेशन, दूसरा सब्सटेंस बीइंग का रिलेशन। सब्सटेंस क्या होता है? बीइंग का सब्सटेंस एसेंस होता है, इसमें वो एंड वाला जो उसका पूरा प्रोडक्ट जो है जो सामने आते हुए है। बीइंग का
सब्सटेंस एसेंस होता है, मतलब बीइंग जो है वो जो बीइंग है वही उसकी एसेंस है, उसके अलावा बीइंग कुछ नहीं। ये महज एक लफ्ज नहीं है एक्विनस के लिए खासकर, ये एक रियलिटी है। अब इस रियलिटी को कैसे कहा जाए कि जिस तरह हम कहते हैं कि जैसे ये कालीन है, तो हमारा मकसद ये नहीं होता कि हम जो हमारी आंखें देख रही हैं, जो हम छू सकते हैं, पाँव रख सकते हैं या हम बोल सकते हैं, वही जिसका हम नाम ले रहे हैं वो कालीन है। हमारी एक और बिलीफ है कि जो ये है ये हमसे अलावा भी है, मतलब ये नहीं है कि ये डिपेंडेंट है हम पे, जानने वाले पे, अलग एंटिटी जी, वो हमसे जुदा एग्जिस्ट करता है और कर सकता है। तो बीइंग एक्वानास के लिए एक अलग चीज है, मतलब वो है, मौजूद है। वो हम समटाइम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, वी कैन फील इट बट शायद उसके लिए वर्ड्स हम उसको हम एग्जिस्टेंस कहते हैं कि वो एग्जिस्ट कर रहा है। वो इस तरह एग्जिस्ट नहीं करता जैसे कि हमारी जबान में है, वो असल में है जिसके हम बोल रहे हैं। हम कॉन्सेप्चुअलाइज करते हैं क्योंकि हम उसकी वजह से उसको कॉन्सेप्चुअलाइज कर रहे हैं, क्योंकि हम में एग्जिस्टेंस है और हमारी एसेंशियल क्वालिटी एग्जिस्टेंस की नहीं है। हम में जो सब्सटेंस है वो शेयर्ड सब्सटेंस है उसका, जो बीइंग है, उस सब्सटेंस की वजह से हम जो है उस एसेंस को फॉलो करते हैं जो कि बीइंग के पास है, और बीइंग का वो एसेंस जो है वो मौजूद करवाना है। जिस वजह से हम मौजूद हैं, इस पे हम पे वजूद अप्लाई हो रहा है, हम पे वजूद अप्लाई होता है, हम मौजूद नहीं हैं, हम बीइंग नहीं है, हम जो हैं वो हैं जिन पे बीइंग जो है वो अमल करता है। यूं समझ लो कि जो ये जो मीम लगा हुआ है मौजूद के साथ, ये वो है जिस पे वजूद लागू होता है। तो ये सारी चीजें अगर आप नोट कर लेना तो ये पूरे का पूरा जो है वो सिस्टम है जिसको एक्सप्लेन करेगा, और यही उसकी पूरी आइडिया समझ में आएगा कि बहस क्या है उसमें। लास्ट वाला है क्या है? ये हाइलोमॉर्फ है, हाइलोमॉर्फ। इसको हेवला कहते हैं। ये इसको मैटर कह लो, इस मैटर तो नहीं कहते, ये फॉर्म है, मॉर्फ तो फॉर्म को कहते हैं, ये मैटर कह लो। एरिस्टोटल का टर्म है जिसमें वो कह रहा होता है कि जो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं वो असल में मैटर एंड फॉर्म की मिक्सचर है, तो उनकी एसेंशियल क्वालिटी ये है, मैटर फॉर्म का मिक्सचर है, तो वो हाइलोमॉर्फ है। इसमें हाइलोमॉर्फ क्या है, उन हाइलोमॉर्फ में यूनिवर्सल कौन से हैं, पर्टिकुलर कौन से हैं, उनमें से स्पीशी कौन सा है, जीनस कौन सा है, और मटेरियल कौन से हैं, नॉन मटेरियल कौन से हैं, इन दोनों पे एसेंस अप्लाई कैसे होता है, फिर बीइंग क्या है, सब्सटेंस क्या है और एसेंस क्या है। यहाँ तक क्लियर है। नागार्जुन की जो पहली बहस है, जहाँ से आखिरी बहस तक यही बात चलती है, वो बुद्धिस्ट माध्यमिक लॉजिशियन है, तकरीबन 2nd सेंचुरी के हैं, जिस दौर में इस तरफ ऑगस्टिन होते थे, उस दौर में इस तरफ जो है वो ये है नागार्जुन का टाइम पीरियड और इनका कमोबेश आसपास करीब है। फिर दोनों से कुछ अरसे बाद एक नागार्जुन का क्रिटिक आता है, जो अद्वैताय जिनको कहते हैं, वो हैं अद्वैताय नहीं, कुछ और ग्रुप होता है, ये माध्यमिक हैं, ये बुद्धिस्ट हैं। मध्य मतलब मिडल, और उसी तरह ऑगस्टाइन के बाद एक उसी अरसे में एक शख्स आता है जिसको बोएथियस। उसी तरह बोएथियस के बाद एक शख्स आते हैं जो बोएथियस को फॉलो करते हैं, जिनका नाम है अबेलार्ड।
हम अबेलाट से शुरू करते हैं, जो कि एक ही बात कर रहे हैं जो नागार्जुन के। इस तरफ एक शख्स आते हैं जिनका नाम है भास्कर आचार्य। वो हिंदू होते हैं, वो बुद्धिस्ट बिल्कुल नहीं है, ये शंकर से फॉलो करते हुए हैं। खैर ये जनरल डिटेल है, मगर ये सिर्फ एक हिस्ट्री की प्रॉब्लम है। जिस चीज को हम कह रहे हैं कि एक लफ्ज है मार्कर, वो क्या चीज है जो एक जनरल मार्कर में है और वही चीज जो है पर्टिकुलर मार्कर में शेयर होता है, जिसकी वजह से हम एक मार्कर को पर्टिकुलराइज करते हैं। उसकी लिखने की लिखने की जो उसकी है नहीं, ये तो जनरल है, एक कॉन्सेप्ट है, एक नाम है जो कि पर्टिकुलर नहीं है, ये एम्पिरिकल नहीं है। जो मार्कर नाम है, जो मार्कर है वो पर्टिकुलर है, जो ये हम जिससे लिख रहे हैं। तो ये जो है और ये जो लफ्ज है, इन दोनों में वो क्या शेयर है जो आपस में शेयर हो रहे हैं? नाम आपके ख्याल में नाम है कैसा? मार्कर इन जनरल एंड मार्कर स्पेसिफिक जो आपके पास है, इसकी बात कर रहे हैं। जी जी। जो इन जनरल और इसमें है वो इसकी सर्टेन क्वालिटीज हैं जो शेयर हो रही हैं। सर्टेन क्वालिटीज हैं जो एक मार्कर में होती हैं, तो वो जनरल में भी है और पर्टिकुलर में भी है। क्या मतलब? मतलब ये जो आपके पास मार्कर है, इसका नाम तो एक सेपरेट होगा अपना, जो भी इसका कोई रखा गया होगा। जी। लेकिन इसके अंदर जो इसकी क्वालिटीज हैं कि ये कितना मोटा होगा, कौन सी चीज जो है वो लिखने के लिए इस्तेमाल इसके अंदर, यानी जो मैकेनिज्म इसमें डाला जाएगा वो होगा जो उसको मार्कर बना देगा। हाँ, पर वो क्या चीज है जो उस कॉन्सेप्ट को जो इतना जनरलाइज है और इस पर्टिकुलर में एक है, मतलब वो तो जनरलाइज तो किसी भी मार्कर के लिए इस्तेमाल हो सकता है, वो क्या है जो दोनों में इस्तेमाल हो रहा है? मतलब उसमें तो लिखने की क्वालिटी नहीं है, वो तो जनरल जीनस है। तो अगर लिखा तो तब जाएगा जब पर्टिकुलर होगा। अगर इसमें इंक ना भी होता तब भी मार्कर होता, जैसे हम नहीं इंक ना हो तो फिर ये मार्कर कैसे होगा? नहीं, मार्कर कैसे कहते हैं ना, मार्कर तो लिखने की खासियत थोड़ी कहते हैं। लेकिन एक ऐसी चीज जो कि लिख ना सके, वो बेशक ऐसी ही दिखती हो, तो वो मार्कर तो नहीं कहलाएगी। हाँ, मगर ये है कि हर लिखी हुई चीज भी मार्कर नहीं होती जो लिख सके। हाँ जी, बिल्कुल सही। तो इसकी एक सर्टेन मोटाई है, एक उसमें एक खास तरह का एक चीज उसमें रखी गई है जिसे वो लिखा जाता है, तो वो मोटा सा होता है, और इसकी और तो वो उसको मार्कर बनाती है। नहीं, मगर ये क्यों है कि मतलब जिस मार्कर में स्याही नहीं है उसको भी मार्कर कहा जाता है, उससे तो लिखा भी नहीं जाएगा। शायद जो मार्कर है वो उसकी तरफ कुछ चीजों का रेफरेंस जो है वो हम दे रहे हैं कि इसमें ये चीज हो तो वो मार्कर हो जाएगा। अच्छा, मैं आपकी बात कर एक है ग्रीक जमाने में शेप ऑफ थीसियस कहते थे। शेप ऑफ थीसियस का पता? शेप ऑफ थीसियस का पता? पैसा? नहीं जी, नहीं। शेप ऑफ थीसियस, थीसियस एक यूनानी वो है, हीरो है मिथोलॉजिकल। उसके पास यूँ समझ लो कि कोई भी शख्स है, उसके पास एक मोटरसाइकिल है। ये
इस तरह का मोटरसाइकिल है जो कि इसकी यहाँ पे एक टैंकी है और एक सीट है, ये 2 टायर हैं और एक हैंडल है जो कि कुछ यूँ है, इस तरह समझ लो कि ये मोटरसाइकिल है। ये टाइम है अभी जनवरी या फरवरी 2019 का। हम हर माह अगर इसकी एक एक चीज निकालें, जैसे कि एक महीने में इसका टायर निकाल लिए, एक में इसके सीट निकाल लिए, एक में इसकी टैंकी निकाल ली, एक में इसके हैंडल दोनों निकाल लिए और सारा कुछ अलग अलग कर दिया, हम तो इसके मजमूए को बाइक कहते हैं ना। फरवरी 2020 जो है उसमें कुल मजमुआ सेम है। अगर हम ये कह रहे हैं कि जो कुल है वो कॉम्बिनेशन या कलेक्शन ऑफ जुज़्व है ना, पर्टिकुलर का कलेक्शन है या कुछ क्वालिटीज या कुछ चीज़ों की कॉम्बिनेशन को ही हम कुल कहते हैं, तो वो तो कुल यहाँ पे भी है। तो कौसर साहब की बाइक ये होगी या ये होगी? ऊपर वाली होगी। हम इसको एक और एडिशन करते हैं। हम फरवरी 2019 से फरवरी 2020 तक कौसर साहब के बाइक के हर जो पुर्जा है ना उसको निकाल के एक नया पुर्जा लगा दें। पुराना टायर निकाल के नए टायर लगा दिए, चेन निकाल के नया चेन लगा दिया, साइलेंसर निकाल के नया साइलेंसर लगाया और फिर सीट निकाल के नई सीट लगा दी, टैंकी निकाल के नया टैंकी लगाया। फिर 2019 में जिसको हम कौसर साहब की बाइक कह रहे थे, अब वो जो निकाले गए हैं वो ये हैं जिसको हम कह रहे थे कि कौसर साहब की बाइक। अब जो बाइक है वो ये है जिसमें इनमें से कुछ भी नहीं है। तो कौसर साहब की बाइक ये वाली होगी जिसमें कुछ भी कौसर साहब की बाइक का नहीं है, जो फरवरी 2019 में था। ये होगी जो बाइक नहीं है। जो नहीं है वो होगी, वो तो बाइक ही नहीं है। ऊपर वाली ना, ऊपर वाली नीचे वाली तो बाइक है ही नहीं ना। नहीं, ऊपर वाली बाइक तो है पर उसमें कुछ भी वो नहीं है 2019 में फरवरी के टाइम। मगर बाइक तो है। नहीं, बाइक है तो वो बाइक नहीं है। अच्छा, जो वो बाइक है जो मजमुआ था अपने सारे चीजों का, वो तो निकाल दिया। जो पुराना मजमुआ था वो तो सारा निकाल दिया, नया लगा दिया। मैं यही कह रहा हूँ जो मार्कर है उसमें वो कौन सी चीज है जो इस बाइक को तमाम पुर्जों के खत्म होने के बावजूद भी कौसर साहब की बाइक कहलवा रहा है। या तो ये कि कौसर साहब की कोई बाइक है ही नहीं, ऐसी कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं, ऐसी कोई कॉम्पोजिशन नहीं है। या तो ये है कि वो है। अगर है तो हम वो क्या चीज़ है जो कॉन्स्टेंटली सब कुछ बदलने के बावजूद भी वो बाइक वही है। इसको एक और एंगल से देखें, जो सूरज है उसमें हमेशा तब्दीली होती रहती है, गर्दिश होती रहती है। या तो ये है कि जो कल का सूरज है वो आज का बिल्कुल नहीं है, या तो ये है कि उसमें एक ऐसी चीज कांस्टेंट है जो सूरज में तो होते हुए दिखाई नहीं दे रहा। या तो उसका सब कुछ एक ही होगा, कल निकलेगा और कुल्ली तौर पे एक ही तरह निकलेगा, वो अपने ज़मानी और मकानी एतबार से एक ही चीज जब निकलेगी। दो चीजें जब एक होती हैं तो वो टाइम एंड स्पेस में एक होती हैं, वो कमियत और कैफियत में एक होती हैं, क्वालिटीज एंड क्वांटिटी में एक होती हैं, वो अपनी हैयत में एक होती हैं, अपने वजूद में एक होती हैं। सूरज अपने टाइम एंड स्पेस में दोनों एक नहीं है। सूरज अपने कमियत में भी क्वालिटी में भी एक नहीं है। सूरज हर लम्हे बदलता रहता है। या तो ये कि वो है ही नहीं, जब हर लम्हे बदलता है तो हर लम्हे फर्क चीज है। तो वो जो एक सूरज है, अगर हम ये माने तो एक सूरज है, तो वो क्या है जो इतना कुछ ना होने के बावजूद वो दिखे? ऐसा तो गुरु नहीं है, तो हमें दिख क्यों एक बार? ये जो आवाज है आप अज्यूम कर रहे हैं कि मोटरसाइकिल की आवाज है,
वो क्या है जो इस आवाज में कांस्टेंट है, जिसको ये मोटरसाइकिल की, हालांकि कुछ भी हो सकता है यहाँ, ये यूनिटी हर जगह है, मगर वो क्या है जिसको हम कह रहे हैं कि ये बड़ी यूनिटी है? क्या साहब आपकी तरफ से चाया होगा? ये क्वेश्चन ना हम लोग मेडिसिन में भी इसको फील करते हैं। लाइक जो ह्यूमन बॉडी है वो तकरीबन सारी की सारी चेंज हो जाती है वक्त के साथ साथ। जो रेड सेल्स हैं वो 120 डेज में बदल जाते हैं, जिसको सफेद खून कहते हैं या प्लेटलेट्स, वो 7 to 10 डेज उनकी लाइफ होती है, वो नए बन जाते हैं। इसी तरह जो स्किन सेल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो व्हाट मेक्स अस द सेम पर्सन? तो फिर ह्यूमन में हम खैर इस नतीजे पे पहुंच जाते हैं, वी हैव कांस्टेंट ब्रेन सेल्स जो कि कभी खत्म नहीं होते, दे आर वंस गिवन, दे कैन नॉट रीजनरेट। तो दे आर गिविंग अस दी, जो क्योंकि उसमें मेमोरी है, उसमें बाकी सारी चीजों का कंट्रोल्स हैं, तो सो दे गिव अस दी एवरीथिंग जो कि हम हैं ज़मानो मकान के अंदर, यानी आगे बढ़ते पीछे बढ़ते, यानी पहले से थे और आगे हैं। मेरा ख्याल में ये जो पार्ट्स जब मिल के कोई चीज बना रहे हैं तो उनकी सर्टेन प्रॉपर्टीज हैं शायद किसी चीज की, वो जब उसमें मौजूद है तो हम उसको बाइक ही मानेंगे। और अगर वो इशू तो ये है कि मतलब बाइक तो एक खास शक्ल को समझ लो कह दिया बाइक है ना, उस पर भी सवाल उठ सकते हैं कि बाइक किसे कहते हैं, मगर फिर वक्त हम ये कहते हैं कि जो होंडा लगता है वो बाइक है। मतलब फिर वक्त ये है कि जो बाइक की भी एक पर्टिकुलर चीज है जिसको हम कौसर साहब की बाइक कह रहे हैं, जो अपनी आइडेंटिटी नहीं खो सकती, अपने तमाम चीजें खोने के बावजूद जब भी हम देखते हैं कि हाँ ये बाइक जो है कौसर साहब की बाइक, वो उसमें क्या है? अगर हम उस पर भी आ जाएं तो कुर्सी जो है वो किसी भी शक्ल की हो सकती है। हम टेबल पे भी बैठे तो कुर्सी बन जाती है, मगर महज बैठना किसी चीज को कुर्सी नहीं बनाती, वो स्ट्रक्चर भी किसी चीज को कुर्सी नहीं बनाती। जब दीवार पे बैठे, दीवार कुर्सी नहीं बन जाती, दीवार ही रहेगी। तो उसका फंक्शन इतना डिफाइन नहीं है जितना दिख रहा है। शायद फिर जो उसका नाम है जो हम उसको देते हैं, जैसे आप कौसर साहब की बाइक कह रहे हैं, तो वो उसको स्पेसिफिकली बता रहा है कि ये बाइक ही रहेगी, उन्हीं ही की रहेगी। सही। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो सिर्फ एक नाम है? जी। चलो हम देखते हैं कि एक नाम जैसे उसकी जो नंबर प्लेट है या जो रजिस्ट्रेशन है जिसके ऊपर नाम, आपकी बाइक पे तो वो भी नहीं है। इन दोनों को नहीं पता मेरी बाइक का, मगर आपने ठीक कहा है। और बात बाहर कहा है आपने कि उसके ऊपर तो नंबर भी नहीं है। तो हम अगर यूं कहें कि कौसर साहब की बाइक जो है, बाइक एक कौसरी जो है वो एक महज नाम है, तो अब सवाल ये है कि जिस शय का वो नाम है वो तो वापस वही है ना जो जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे थे, वो तो कांस्टेंट नहीं है। तो हम दोनों को बाइक क्यों कह रहे हैं? वो क्या है दोनों को एक बना रहे हैं? जब दो बाइकें आ रही हैं तो उनमें कोई भी क्वालिटी जो है ऐसी नहीं है जिसको हम कहें कि ये एक ही है, मगर उसके लिए नाम क्यों एक इस्तेमाल हो रहा है? स्ट्रक्चर नहीं, कुल्ली तौर पे तो एक नहीं है, मतलब उसके हैंडल एक जैसे ही लगते हैं, उसका हैंडल एक दूसरे से बड़ा होगा, किसी से छोटा होगा, कोई मोटा होगा, कोई पतला होगा। उसका कौन सा स्ट्रक्चर? मिसाल के तौर पर जो जिसको हम हैवी बाइक कहते हैं और जिसको होंडा कहते हैं और बाइक कहते हैं, और जिसको हम क्या कहते हैं, जो मैग्नेट 25 होता था, इतना मोटा चौड़ा बाइक होता था। रूसी जो कावासाकी जो इतना पतला से बाइक, फिर 2 टायरों वाली बाइक है, 3 टायरों वाली बाइक, ये सारी बाइक गाड़ियां जो हैं वो 4 टायरों वाली भी हो सकती है,
35 टायरों वाली भी गाड़ियाँ होती हैं। वो क्या है उसमें स्ट्रक्चर तो कॉमन नहीं है, जैसे कुर्सी है, कुर्सियों में स्ट्रक्चर कॉमन नहीं है। तो जो फर्स्ट उसका जो बना है इनिशियल स्ट्रक्चर या इनिशियल जो आइडिया उसका है वर्क, ये मैंने कहाँ पढ़ा था, ये विल डोरेंट के उसमें मैंने पढ़ा था। नहीं सोफीज वर्ल्ड में पढ़ा था। हाँ कि प्लेटो की हाँ प्लेटो इस चीज को आइडियाज के तौर पे यूज करता है कि उसने एग्जांपल दिया था कि अगर एक एलियन बाहर से आके वो क्रिसमस कुकीज को देखता है तो वो सारे से सेम लगते हैं, लेकिन वो अगर उससे गौर से देखता है तो वो सेम नहीं है, फिर भी वो सेम दिखते हैं उसको। तो उसको उसने मेरे ख्याल में आइडिया का ही नाम दिया था। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि सेम किसी भी सूरत में दिखते भी नहीं है ना। पहाड़ जो हैं वो कहाँ से सेम दिखते हैं? आप तो उन इलाकों में से सेम है, फिर भी उनकी एक खासियत है ना, ये फलां किस्म के पहाड़ है जो कि बिल्कुल एक दूसरे से मिलते हैं, और वो फलां किस्म के हैं जो बिल्कुल एक दूसरे से नहीं मिलते। अगर हम एक एक करके फर्दन देखें, उनकी तमाम क्वालिटीज इसके अंदर नहीं है। तो नहीं उसके तो एक आप इनकंसिस्टेंट स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर तो है ना, मींस कि जो थोड़े से नुकीले होंगे, ऊंचे होंगे, उनको ही पहाड़ कहेंगे, लेकिन जो छोटे छोटे वो क्या कहते हैं उसको, तो टहलान या उस तरह आप मट्टी से बना के आप उसको पहाड़ तो नहीं कह सकते ना। हम तो उसी को कहते हैं ना, सबसे बड़ा मसला है। नहीं आप खुद एक मट्टी से बनाते हैं तो वो तो पहाड़ आप नहीं कहेंगे ना। नहीं देखें, अगर एक पहाड़ जो है इतना ऊंचा है ना जिस भी शक्ल का है, और दूसरा इतना है, उसको तो पहाड़ नहीं कहते। उसको नहीं कहते हैं ना, ये तो सारा मुद्दा है। ये जो कराची में पहाड़ हैं वो तो केटू की निस्बत इतने ही हैं। पहाड़ है तो सही। अगर आपका जाना हुआ है तो आपने भी देखा। नहीं, आप कराची वाले की निगाह से देखेंगे तो पहाड़ ही है। तो यही मैं कह रहा हूँ ना कि वो जो समझ लो 4.5 जितने हैं ना सारे कुल्ली तौर पर जिनको हम पहाड़ कह रहे हैं, अब ये डिस्टिंक्शन भी क्या है, किस तरह की डिस्टिंक्शन है कि कितने मीटर का होगा तो पहाड़ होगा, कितने मीटर का होगा तो नहीं होगा, इसकी भी कोई डिस्टिंक्शन नहीं। जो पत्थर हैं वो सारे के सारे पत्थर क्यों हैं जिनमें कोई भी क्वालिटी सेम नहीं है। जो मट्टी है वो अपने जुज़्व में हमेशा फर्क है दूसरे से। इसमें क्या है जो हमें दिखती भी सिमिलर, इवन अगर दिखती भी है तो सुनाई भी सिमिलर देगी। उसकी जो डिफिनीशन है उसको हम कह सकते हैं, डिफिनीशन जो हमने जिस तरह से उसको डिफाइन किया हुआ है, जिस तरह से डिफाइन किया हुआ है। हाँ जी। नहीं, जिनके पास ज़बान नहीं है उन्होंने कैसे डिफाइन किया? उन्हें दिखेंगी तो सेम ही, दिखने में तो कोई मतलब नहीं। ऊंचाई किसी को भी ऊंचाई दिखती है या खुद वो उससे ज़्यादा ऊंचा ना। डिफाइन तो हम करते हैं ना कि यहाँ पे इस तरह से जो है वो ऊंचाई है तो इस तरह का ही नहीं, ज़बान को अगर काट दो जो दिख रही है वो तो दिख रही है, उसमें मैं समझ तलखीस हम करते हैं। न्याया एक ग्रोह है, न्याय न्याय पता किसे कहते हैं? ये तीनों जो लफ्ज हैं इनका मतलब बोलना है। ये बुद्धिस्ट लॉजिक है, इस लफ्ज लोगों से निकला है, ग्रीक लफ्ज है, ये अरबी है। न्याय असल में तो ये वो है, क्या कहते हैं, द थ्योरी ऑफ नॉलेज को कहते हैं वैसे न्याय। उनका ये कहना है कि जो इवन जब एक्वेनास पढ़ेंगे उनकी भी है, जो इन चीजों में एक साथ चल रही है ना, तो सब्सटेंस है, उसी को सब्सटेंस कहते हैं।
एक साथ क्या चल रही है उसमें? एक जीनस है। मैं भी सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि नागार्जुन जब आप पढ़ रहे होंगे तो नागार्जुन चीजें टेक्स्ट में ज्यादा एक्सप्लेन है, ये समझ में पहले आना चाहिए कि सब्सटेंस है क्या, इसके ऊपर नागार्जुन की पूरी बहस है। और उस बहस को मजीद एक्सप्लेन करने के लिए रसल की जो बहस है, जो हर में 3 असाइनमेंट्स, 2 नहीं। जो जीनस है वो जो शेयर करते हैं मुख्तलिफ स्पीशीज में, वो सब्सटेंस है। इन दोनों में सब्सटेंस सेम है, जिनकी वजह से दोनों सेम है। यार जो सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन है वो कौसर साहब में है। कौसर साहब हमारे लिए प्लेटो के सुकरात नहीं है, समझ रहे? और जो बाइक है सारे, उसमें बाइकियत की सब्सटेंस है, मतलब बाइक बनाती है सारी चीजें। जो पहाड़ है उसमें पहाड़ होने की सब्सटेंस, जिसको आप कह रहे थे स्ट्रक्चर्डनेस, वो सब्सटेंस है। वो तमाम स्ट्रक्चर्ड चीजों का सब्सटेंस है जो स्ट्रक्चर दे रहा है। किसी स्ट्रक्चर्ड एंटिटी और खुद स्ट्रक्चरनेस में जो चीज आपस में कनेक्शन है वो सब्सटेंस की है, वो सब्सटेंस है। फिर उसमें जैसे इसके रिलेट, अच्छा हाँ, इक्विवेलेंस में एक और चीज जो कि जिसके लिए आपको कभी कोई और रेफरेंस नहीं मिलती, वो है ये क्वालिटी। वो सिर्फ इक्विवेलेंस एक्सप्लेन करता है, और जितना आसानी से वो करता है क्वालिटी। जो इक्विवेलेंस की शरह है वो इतनी मुश्किल है कि आप मतलब दोबारा वापस जाएंगे आपको भूल जाएगा कि आपने क्या पढ़ा। सब्सटेंस समझ में आ रही है फैज साहब? तो जो बाइकियत है उससे आपकी क्या मुराद है? बाइकियत से मुराद इस तरह के रेडनेस है जो हर लाल शे में हो सकता है, समझ रहे हैं? सॉरी, आवाज कटी थोड़ी सी। जो रेडनेस है ना, रेडनेस, अच्छा, जी हाँ। तो वो तो ब्लैक बाइक भी होते हैं। नहीं, अगर रेड चीज के लिए एक रेडनेस होती है ना, तो बाइक के लिए बाइकनेस होता है। हाँ नहीं, वो ठीक है, वो बाइकियत मुझे लफ्ज समझ आ रहा है, लेकिन हाँ, फिर आगे जब हम कहेंगे कि 2 बाइक्स जो हैं वो बहरहाल बाइक्स हैं और उसकी क्या चीज उनको बाइक बना रही है और उसको बाइकियत कह रही है, तो फॉर एग्जांपल वो क्या है फिर जो बाइक के बाइकियत कहलाएगी? मिसाल मैं समझना चाह रहा हूँ। मिसाल उसको यूं कहते हैं कि जैसे मैं इंसान का कह रहा हूँ ना, कि इंसान में जो है जैसे एक जीनस है मैनकाइंड या ह्यूमन, उसमें एक स्पीशी है कौसर। इन दोनों में जनरली तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि कंप्लीटली दोनों पे एक करती हो, ये दोनों के साथ लिंक जो है ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत जनरलाइज है, ये स्पेसिफिक है, नंबर 1। दूसरी ये कि ये किसी हद तक मटेरियल है, और ये तो है भी नहीं मटेरियल, तो मटेरियल होने की कोई गुंजाइश नहीं है ह्यूमन में। तो जो इन दोनों में है वो उसकी सब्सटेंस है जो कॉमन है। सब्सटेंस वो है जो यूं समझ लो कि तमाम तब्दीलियों के बावजूद उसमें कॉन्स्टेंटली एग्जिस्ट करता है। वो एम्पिरिकल नहीं है, वो ये नहीं है कि आपको दिखाई देगा, ये नहीं है कि उसका जनरल मतलब ये होगा कि वो समझ लो उस कॉमन एक जो कॉमनैलिटी है उसकी रीजन जो है वो सब्सटेंस, जैसा होने की रीजन जो है वो बीइंग है। फैसला सब्सटेंस को कैसे हम देखें? कॉन्सेप्चुअली तो समझ आ रही है बात जो आप कह रहे हैं, लेकिन इसी मिसाल के अंदर के एक ह्यूमन है और फिर आगे एक कोई कौसर है, फयाज है, दानिश, जो भी, तो वो क्या सब्सटेंस, मतलब इंटेंजिबल टर्म्स क्या चीज है? इंटेंजिबल टर्म्स तो कुछ भी नहीं है, वो इनटेंजिबल है। मगर यूं समझ लो कि जो जिसको हम डेफिनेशन कह रहे हैं इंसान होने की,
वो जो डेफिनेशन है वो किसी पर्टिकुलर के अंदर जब हमें नजर आता है तो वो सिर्फ जर्नलाइज शक्ल में नजर आता है, वो एक्चुअली नहीं होता वहां पे। मतलब इंसान होना किसी पर्टिकुलर के अंदर कंप्लीट नहीं है, क्योंकि वो कंप्लीट इंसानियत को जस्टिफाई नहीं करती। वो सारे इंसान मुख्तलिफ भी होते हैं, सारा कुछ। वो जो एक शख्स में इंसान होना है वो इंसानियत उसकी सब्सटेंस से आती है, और महज उस डेफिनेशन का जो एक इतलाक होता है एक शख्स पे, वो उस शख्स की सब्सटेंस, वो सब्सटेंस पे इतलाक हो रहा है। उसको यूं मजीद कहा जाए कि एक रंग है, एक ऑब्जेक्ट है जो लेंथ रखती है, विड्थ रखती है, कोई भी ऐसी चीज। तो लेंथनेस और विड्थनेस जो है ये दोनों ना एक पर्टिकुलर शक्ल में नहीं, जनरली इसमें मौजूद है, मगर ये मुकम्मल तौर पर लेंथ नहीं है। लेंथ तो कुछ भी हो सकता है। वो जिसमें जनरलाइज शक्ल है वो सब्सटेंस कहते हैं। एक सादा सा मामला कैसा कॉन्सेप्चुअली तो समझ में आ जाता है मुझे कि हाँ, जो सिर्फ उसका उतना ही समझता है। ओके हाँ, उतना ही समझना है। वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हाँ, वहाँ पहुँच नहीं पा रहे एक्चुअली। समझ तो आ रही है, कंसेप्ट तो क्लियर हो गया, ठीक है, अच्छा। हाँ, Substance, मैं भी, लेकिन वो शायद जहन में उस चीज को विजुलाइज नहीं कर पा रहे। चलिए भी आते हैं। नहीं, हम विजुलाइज नहीं करेंगे, हम जो है जदीद रास्ते से निकलेंगे, फिर पुराने रास्ते में आएंगे। एक लफ्ज है कौसर। इस लफ्ज में और उस शख्स में जिसकी तरफ हम रेफर कर रहे हैं, जिस चीज को ये रेफर कर रहे हैं वो उसकी सब्सटेंस है, नंबर 1। नंबर 2 जो है, जो वर्ड है वो जिस चीज को रेफर करता है कि ये दरवाजा जो कि हमारे पिछले स्टेटमेंट का बंद है, जो उस दरवाजे की बंद हालत है वो तो हम देख रहे हैं ना। और जो ये स्टेटमेंट है ये मीनिंग तब रखेगी जब फैक्चुअल वर्ल्ड में एक सब्सटेंशियल रियलिटी एग्जिस्ट करती हो। सब्सटेंशियल रियलिटी ये होगी कि दरवाजा बंद होगा। हाँ, इसको हम फैक्चुअल वर्ल्ड कह रहे हैं पिछले दिनों से। जो फैक्चुअल वर्ल्ड है, हाँ, उसमें जो ये हालत है पूरी, वो सब्सटेंस है। फैक्चुअल वर्ल्ड का अभी तक समझ में आया क्या? फैक्चुअल वर्ल्ड वो है जो किसी बिलीफ को रेफर करने के लिए इस्तेमाल होता है। क्या रहा? तो जो फैक्चुअल वर्ल्ड है उसमें जो एक एंटिटी है जो इस दरवाजे के बंद होने की तरफ इशारा करता है, जो कि ये वाली हालत है कि दरवाजा है और बंद है, ये सामने व्हाइट बोर्ड है। जो इसकी तरफ इशारा कर रहा है वो मुशार जो है, जो ये शे है वो ये सब्सटेंस है। वरना इस शे की तमाम चीज़ें जो हम जब इसको बयान करेंगे ना, हमारे देखने, हमारे समझने, हमारे मुतालिक से निकलती है। हमसे अलावा जो ये शे है वो सब्सटेंस है, जिस चीज़ पे मानी लेके जा रही हूँ। अभी क्लियर या थोड़ा एक्सप्लेन करूँ? थोड़ा एक्सप्लेन कर। अब मिसल में मेरे लिए भी क्लियर है। देखें, इस रास्ते, जदीद रास्ते से हमेशा आ जाते हैं। जो एक बिलीफ है दरवाजे का, हमने बचपन से मुख्तलिफ तरीकों से वो बिलीफ सीखा हुआ। हमने मुख्तलिफ जगहों से उस पर यकीन किया है, हमें समझ आ रही है। हमें
समझ आ रही है कि वो बिलीफ है क्या। हम मुख्तलिफ दरवाज़ों का तजुर्बा करके, मुख्तलिफ लोगों से मिल के, मुख्तलिफ कल्चर का एक्सपोजर करके, जो एक अभी के तस्वुर है ना दरवाजे का, मुख्तलिफ दरवाज़ों से गुजर के, वो जो है वो हमारा मजमूआ है बिलीफ का। तो वो नहीं है, जो कि वो नहीं है, जो हम दरवाज़ा जिसे कह रहे हैं, वो तो हमारी बिलीफ और हमारी ज़बान की एक चीज़ है। जो वो है वो हमसे हट के है। जिस तरह हमने एक्सपेरिमेंट किया था थोड़ा सा कुछ लम्हों के लिए कि अगर हम अपने तमाम बिलीफ को खारिज कर दें और किसी ऑब्जेक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है इस तरह की है, वो फैक्ट होता है। याद है? वो क्या था? पैसा ये वाले याद है? वो क्या था जिसको हम फैक्ट कहते हैं? मींस कि अगर हम कोई ऐसी चीज जो कि हमारे नॉलेज में ना हो लेकिन वो एग्जिस्ट करती हो। नहीं हाँ यूं भी कह सकते हैं कि कोई भी चीज जिसके बारे में हम बिल्कुल कोई बिलीफ नहीं रखते या हम किसी भी चीज के मतलब जो बिलीफ रखते हैं हम सारे बिलीफ को खारिज कर दो। जैसे कि ये टेबल है, इसके मुतालिक जितने बिलीफ हैं उनको निकाल दो, सब कुछ, तब ये जिस हालत में है वो टेबल है, वो उसकी फैक्चुअल हालत है। उस फैक्चुअल हालत को सब्सटेंस कहते हैं। लेकिन हमारे लिए उन सारे बिलीव्स को खत्म करना नहीं बिलीफ को खत्म करना जरूरी नहीं है। नहीं मैं ऐसे मिसाल दे रही हूँ। अगर कोई कहता है कि आप जो है इन टेबल के हवाले से आप सारे बिलीव्स को खत्म करके आप देखें या सोचें, तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट कि मतलब आपके ज़हन में ऑलरेडी है, वो थोड़ा सा बायस नहीं होगा अगर हम सोचेंगे तो। नहीं हम जब भी सोचेंगे तो वो फैक्ट नहीं होगा। वही नहीं कह रही हूँ, फैक्ट नहीं होगा। नहीं वो नहीं होता फैक्ट, क्योंकि हमारा ऑलरेडी बिलीव तो है, इम्प्रिंटेड है हमारे ज़हन में। नहीं उससे कोई वो नहीं इनकार। मैं ये कह रहा हूँ कि जो बिलीफ के अलावा जो शेयर है वो फैक्ट है। वो तो क्लियर है कि जिसमें कोई बिलीफ का कोई ताल्लुक। बिलीफ का मतलब ये तक है कि आप देख भी नहीं रहे उसको। बिलीफ का मतलब ये तक है कि आप उसको, आपके पास किसी भी किस्म का कोई भी इल्म, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है उसके बारे में, कोई रेफरेंशियल, कोई रिलेशनल इंफॉर्मेशन नहीं है उसके बारे में। जिसका मतलब सादा तरीन तरीकों में से ये है कि अगर आप एक चीज़ के तमाम बिलीफ खारिज कर दो तो आपकी पूरी बिलीफ खारिज हो जाती है, जितने भी हर शे सब बिलीफ से जुड़ा हुआ है। खैर वो एक अलग बहस है। मगर जो ये टेबल है तो इस तरह का है, जो ये टेबल है इसके हवाले से जो बिलीफ लेस एक टेबल है, वो बिलीफ जो है या वो टेबल जो है वो एक फैक्ट है, उसको टेबल भी नहीं कह सकते। मतलब उस फैक्चुअल स्टेट को सब्सटेंस कहते हैं। इसको अगर ऐसे एक्सप्लेन किया जाए कि जैसे हम जब कोई चीज़ देखते हैं तो जब आँख के जरिए हम वो देखते हैं तो उसका जो इम्प्रेशन ब्रेन में पड़ता है, एक तो वो उल्टा होता है एक्चुअली, जो वो एक्चुअली होता है उसके अगेंस्ट ब्रेन में वो उल्टा होता है, एक बात। और दूसरी बात ये है कि उसकी डिटेल जो हमें नजर आई है वो ऑलरेडी जो हेल्ड डिटेल है उसकी, उसके साथ ब्रेन मैच करता है उसको और उसको सीधा करता है, और सीधा करने के बाद भी परसीव दैट कि अच्छा ये चीज ऐसी है। और जो रियलिटी है, जो रियल में एक्सटर्नल वर्ल्ड में चीज मौजूद है जिसको आप कह रहे हैं कि हम सारे बिलीफ खारिज कर दें, तो ये शायद इसी तरीके से, क्या मैं सही समझ रहा हूँ? ये इसी तरह आप सही समझ रहे हैं, ठीक है। हमारी इंप्रेशन है उस चीज के ऊपर ना, कि उस चीज ने जो हमें हम पे इम्प्रिंट किया हुआ है, जितना कुछ हम जोड़ रहे हैं, वो सारे के अलावा जो चीज है वो फैक्ट है, और उस हालत को सब्सटेंस कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? जी सही। अब जो मीनिंग है, जिस चीज को ये शेयर रेफर करता है, जिसकी वजह से मीनिंग है, जिसकी वजह से वो मीनिंग एग्जिस्ट करती है, वो जो है सब्सटेंस है।
कि दरवाजे के सब्सटेंस की तरफ ये इशारा कर रहा है, ये फिर ये होने के सब्सटेंस की तरफ इशारा करता है, ये बंद होने के, ये होने के। ये जब सारे इकट्ठे होते हैं एक और किस्म की सब्सटेंस बनती है। ये सब्सटेंस ना कह लो, एक हालत बनती है जो इसीलिए ट्रू होती है क्योंकि खारिज में वो सब्सटेंस एग्जिस्ट करती है। अगर इस सब्सटेंस को निकाल दिया जाए तो मीनिंग गिर जाती है। अब जैसे आप कह रहे थे ना, बीइंग जो है वो मीनिंगलेस है, बिल्कुल मीनिंगलेस है अगर उसमें सब्सटेंस ना होती। जिस चीज को हम बीइंग कर रहे हैं उसकी एक सब्सटेंस है जिसकी तरफ ये लफ्ज इशारा कर रहा है। ये लफ्ज असल में उस सब्सटेंस को इशारा करता है, उसकी तरफ ध्यान जाता है कि ये है चीज। और जो बाहर, जो मतलब रियलिटी में जिसको एग्जिस्ट करने, जिस चीज जिस वजह से एग्जिस्ट कर रही है, या जिसको हम जिस तरह जानते हैं कि इस वजह से एग्जिस्ट कर रही है, वो उसकी सब्सटेंस है जिसको हम जान रहे हैं। समझ रहे हैं? ऐसा ज्ञान तो क्लियर है जी, यानी बीइंग की सब्सटेंस जो है वो बीइंग खुद ही है। हाँ, वो तो बीइंग के मामले में तो यही है। ओके, बाकियों का सब को खुद नहीं है, उनका डिपेंड करता है यूनिवर्सल पे, जीनस पे। सही। यहाँ से हम 10 मिनट का ब्रेक ले लें थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए। जी, हम पे 4:15 पे शुरू करते हैं। नागरकन साहब की इसको समझने के लिए मूवीज भी हैं। इसको समझने के लिए इसको ये जो एक्विनिस, थॉमस एक्विनिस का है एसेंस और एग्जिस्टेंस का। कौन साहब आसान भाषा में ये है कि 2 घंटे में जो मूवी देखी जाती है वो 2 घंटे में एक्विनास खत्म हो जाएगी अगर आप पढ़ लें। डेविएशन हो जाती है ना माइंड की, एक जगह फोकस नहीं करता हो सकता। मूवी अपने आप पे ना आपको बांध लेती है। नहीं, मूवी वो तो किसी और की इमेजिनेशन को हम देख रहे होते हैं। हम तो मूवी के लिए तो ये भी जरूरी है कि वो जो बना रहा है उसको भी पता हो कि एक्चुअली क्या कह रहे हैं। वो तो बिल्कुल आपकी बात है। उस्ताद आप बताएंगे कि ये मूवी को बनाने वाले को थोड़ा सा आपने ऐसे बताया है, ये मैं चाह रहा हूँ। नहीं, मुझे नहीं पता, नहीं ढूंढना पड़ेगा। बाकी जो है ये मिडिवल फिलॉसफी पे एक सीरीज है लेक्चर्स, इसमें एक्वानास के 3 लेक्चर्स हैं एक्वानास के ऊपर, तो वो बहुत मुस्तनद शख्स है। वो आप नाम आप कैसे मैं बता दूंगा? नहीं, तुम्हें नाम से मैं ढूंढ के बताऊंगा। ना सर, रिसेंट है कि पहले का? काफी पहले 70s का। शायद का ये है कि जो 3 टेक्स्ट हैं सिमिलैरिटी between 3 given yes no, इन तीनों में जो सिमिलैरिटी है वो क्या है? जो कौसर साहब का है वो ये है कि ये तीनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं। कॉन्ट्रडिक्टरी। सही, अपनी प्रूफ करना है कि ये तीनों टेक्स्ट हैं वो एक दूसरे से हमआहंग नहीं है। शायद नहीं ये करना है कि ये तीनों टेक्स्ट एक दूसरे से मिलते जुलते। अतीका साहिबा ने ये करना है कि जो 3 टेक्स्ट हैं उनमें फैक्चुअल वर्ल्ड जो है वो क्या है। तो फयाज साहब कहें सब्सटेंस क्या है और सब्सटेंशियल इन तीनों में सब्सटेंस कैसे डिफरेंट है। क्या सब समझ आ रही है? ये जो नीचे 3 चीजें हैं ये क्या है? यहाँ से मुझे सही नजर नहीं आ रहा।
कौन सी तीन चीजें? व्हाट इज सब्सटेंस, एक तो मुझे समझ आ गया। आपका जो होमवर्क है वो ये है कि आप ये साबित करें कि ये जो तीन टेक्स्ट हैं, एक एक्वेनास है, अच्छा ठीक है, एक नागार्जुन साहब हैं, और तीसरे जो हैं रसल हैं। इन तीनों में सब्सटेंस किसे कहते हैं, और ये तीनों सब्सटेंस जो है फर्क हैं। सही है? राइट, यानी आप हमें पढ़ा के जोड़ेंगे तीनों टेक्स्ट सही मानों में। अतिका, आपका ये है कि इन तीनों में जो फैक्चुअल वर्ल्ड है, जिसको हम फैक्चुअल कह रहे हैं ऐसे से, वो क्या है, कि वो किस किस चीज को फैक्चुअल वर्ल्ड बता रहे हैं। कि फैक्चुअल वर्ल्ड मतलब एक जो रेफरेंस जिस जगह पे है वो वर्ल्ड क्या है, नंबर एक। और ये तीनों जो है आपस में फैक्चुअल वर्ल्ड के तहत एक ही। ये बात याद रखते हुए कि ये डोमिनिकन क्रिश्चियन है, ये बुद्धिस्ट हैं और ये एथीस्ट हैं, मगर आपने ये प्रूव करना है कि तीनों जो हैं एक ही सब्सटेंस की बात, एक ही फैक्चुअल वर्ड की बात कर रहे हैं, एक ही फैक्चुअल की बात कर रहे हैं। प्रूव ये करना है। और फैज साहब ने, चाहे वो एक हों भी, ये प्रूव करना है कि सब्सटेंस जो है इनमें तीनों में डिफरेंट है। तीनों की सब्सटेंस के डेफिनेशंस क्या हैं, और तीनों में सब्सटेंस में इख्तिलाफ किस बात में है। जी, कौसर साहब ने ये साबित करना है कि जो तीन टेक्स्ट हैं ये कुल्ली तौर पर एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, और शायद ने ये साबित करना है कि जो तीन टेक्स्ट हैं एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जिस तरह मैं कह रहा था कि पहला, दूसरा और तीसरा, पहले कोना से फिर ये है, समझ आ गई? इसकी तस्वीर खींच लो ताकि बाद में उनका मैंने इसलिए थोड़ा सा डिटेल में लिखा क्योंकि वो है नहीं। जब हम कहते हैं कि एक लॉजिशियन है जो आज से 1000 साल पहले होते थे, जिनको हम पीटर अबिलार्ड कहते हैं, 1000 साल पहले, इसी बहस को 1000 साल बाद ऑलमोस्ट एक शख्स आते हैं जिसको वही स्टेटमेंट पर तरीके से जिसको हम दरीदा कहते हैं, शायद इस तरह लिखते हैं दरीदा को। पीटर अबिलार्ड का ये स्टेटमेंट है, रेड, मैं इसको एडिशन कर रहा हूँ, रेड रोजेस आर रेड। वो कहते हैं कि दुनिया में अगर गुलाब खत्म हो जाए, नील तो नाबूद हो गए, सुर्ख गुलाब खत्म हो जाए, तब भी ये स्टेटमेंट गलत नहीं होगा। जो जुमला जो है हम बाहर से सीख के इस्तेमाल कर रहे हैं वो असल में बाहर नहीं है। इवन सब्सटेंशियली भी वो खत्म हो जाए तब भी ये जुमला गलत नहीं है। सब्सटेंशियली कैसे? फैक्चुअली जो एक्चुअली एसेंस है जिसको हम गुलाब कह रहे हैं, जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, वो अगर खत्म हो जाए कंप्लीटली तब भी ये मीनिंगलेस स्टेटमेंट नहीं है। और अगर ये जो है जैसा होता है खत्म हो जाए रोजेस, तब भी स्टेटमेंट हो, लेकिन अगर रोजेस हो ही ना तब भी ये फॉल्स नहीं है। मतलब वर्ल्ड में रोजेस का जैसे कंसेप्ट हो, हाँ तब भी ट्रू है। तो नागार्जुन इसी बात पे कहते हैं कि जिस चीज को हम रोज कह रहे हैं वो सब्सटेंस को रेफर नहीं करता। नहीं, अगर वो सब्सटेंस को रेफर नहीं करता तो ये मीनिंगफुल कैसे बनता है? ये जो पूरा स्टेटमेंट है ये एक्चुअली लिंग्विस्टिक डिस्क्रिप्शन है। जो गुलाब है उसका इस लफ्ज के साथ ताल्लुक नहीं है, ये लफ्ज जबान का हिस्सा है।
वो खारिज में है। हम जब ज़बान इस्तेमाल कर रहे होते हैं तब हम ज़बान की कैद में होते हैं, तब हम खारिज की कैद में नहीं होते, तब हम कॉन्सेप्ट को, लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट को डील कर रहे हैं। वो कॉन्सेप्ट जो हैं अपने डिस्क्रिप्शन में किस तरह डिस्क्राइब हुए हैं, वक्तन फ़वक्तन तारीखी तौर पे सारा कुछ मामला सफ़र तय करते करते, वो उसकी मीनिंग है जो आसपास जितना कुछ है। क्लियर है? ज़बान की कैद में हम लोग हैं, वो सब्सटेंस या कोई और चीज़ जो है वो, जैसे आपने बताया कि गुलाब जो है वो एक लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है। गुलाब एक लिंग्विस्टिक एंटिटी है। हाँ, लेकिन वो जो एक्चुअली जो रोज है वो उस कैद में नहीं है कि हम उसे गुलाब कह रहे हैं। हाँ, मतलब हाँ यही बात है। और सिर्फ ये भी नहीं है, इसके साथ साथ बात ये है कि जो जब हम ये कहेंगे कि लाल गुलाब जो हैं वो लाल होते हैं, वो महज इसलिए लाल होते हैं क्योंकि यहाँ पे लाल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। ये नहीं है कि हम खारिज में कुछ लाल गुलाब देख के लाल कह रहे हैं। अगर गुलाब के तस्वुर के अंदर लाल होना है, रेडनेस है, तो उसकी वजह से हम इसको रेड कहते हैं। ये नहीं है कि हम खारिज में किसी फूल की वजह से उसको रेड कहते हैं। जो लिंग्विस्टिक एंटिटी है, जो लिंग्विस्टिक ट्रूथ है, वो लैंग्वेज के अंदर है। वो उसकी मीनिंग जो है वो लैंग्वेज के अंदर चलती है, मगर उससे ये साबित नहीं होता कि बाहर नहीं है, वो सिर्फ लैंग्वेज के अंदर नहीं है। अगर मुझसे कोई बेहतर एक्सप्लेन कर सकते, फैसला समझ आ रही है? जो आप कह रहे हैं शायद वो मुझे ऐसे समझ आ रहा है कि जो ये रेड रोजेस आर रेड, ये दे विल दिस स्टेटमेंट, इसकी जो अपनी वो हकीकत है वो रहेगी, अगरचे कि उसकी खारिज में या जो एक्चुअल रोज है वो है या नहीं है, उसका इसके साथ ताल्लुक नहीं है। जी हाँ। और दूसरा ये है लेकिन मेरा क्वेश्चन फिर ये है कि हमारी जुबान के अंदर ये चीज आएगी कैसे जब वो खारिज में चीज थी ही नहीं, यानी उसका कॉन्सेप्ट है ही नहीं, तो वो जुबान के अंदर कैसे आएगी? नहीं, बात ये नहीं हो रही कि जुबान के अंदर कैसे। जुबान के अंदर तो एक, हम उसको एग्जैक्टली तो कभी भी ये नहीं कह सकते कि कैसे है ही है, मगर यहाँ पे जो असल मुद्दा है वो ये है कि जिसको हम लैंग्वेज में सही कहेंगे ना कि ये जुमला जो है वो ठीक है, वो अपनी सेंटेंशियल स्ट्रक्चर की वजह से ठीक या गलत होती है। जी दुरुस्त। तो वो सेंटेंशियल स्ट्रक्चर जो है वो जितने कॉन्सेप्ट रखता है वो लैंग्वेज के अंदर ही है वो कॉन्सेप्ट। तो उससे ये तो साबित हो जाएगा कि ये जुमला दुरुस्त है। जी हाँ। लेकिन ये क्या कोई नॉलेज है या नहीं, ये तो नहीं होगा उससे। नहीं, इससे तो ये साबित नहीं होता ना। जी ठीक है। जो नॉलेज के लिए दो चीजों की जरूरत है, एक तो ये प्रोपोजिशन है कि वो क्या है, का जो रेफरेंट है वो खारिज में हमें मिलेगा या नहीं, एक्सटर्नल वर्ड के तो कहते हैं वर्ल्ड आउटसाइड मी, वर्ल्ड आउटसाइड व्हाट आई नो, आउटसाइड वर्ल्ड भी कहते हैं जो हमसे, जो हम जानने वालों से और दुनिया समझ रहे हैं। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, असल मामला ये है कि रेफरेंट कभी भी खारिज में नहीं है। जब भी हम लैंग्वेज में आएंगे, रेफरेंट जो है वो लैंग्वेज के अंदर डिफाइंड एक एंटिटी है। जो खारिज में है उसकी हकीकत लैंग्वेज से नहीं पता चलेगी। समझ रहे हो? सिर्फ इतना ही समझ, जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि जो प्रोपोजिशन है
उसकी अगर कोई सब्सटेंस है तो वो लिंग्विस्टिक है। क्लियर है यहाँ से? दोबारा बताइए। जो प्रोपोजिशन है ना, कोई अगर वो सब्सटेंशियली एग्जिस्ट कर रहा है, कोई प्रोपोजिशन एग्जिस्ट कर रहा है, प्लेटो के यहाँ जो है प्रोपोजिशन एग्जिस्ट करती हैं कि जो हम कहते हैं कि देयर इज अ चेयर, जब अगर हम कहें ना, ये बिलीफ और स्टेटमेंट के कॉम्बिनेशन है। स्टेटमेंट जिसको हम सिंटैक्स कहते हैं, ये स्ट्रक्चर जो है उसका ना, उसके तहत जस्टिफाई होता है। बिलीफ जो है वो एक फैक्चुअल वर्ल्ड को मान के उसके अंदर जस्टिफाई होता है कि ये ट्रू है, बार नहीं। लेकिन उस फैक्चुअल वर्ल्ड के लिए हमें हम उस फैक्ट को, उस सब्सटेंस को अपने बिलीफ स्ट्रक्चर के अंदर नहीं जानते, क्योंकि हम बिलीफ के तहत चलते हैं। हम खारिज के मेन वन ऑफ लैंग्वेज को इंफॉर्मेशन के तहत नहीं चलते। हम खारिज को मेन वन इंफॉर्मेशन के तहत नहीं चलते। हम बिलीफ ही के स्ट्रक्चर में हैं, उसी में से ये तय कर रहे हैं कि खारिजी दुनिया है, उससे ये तय कर रहे हैं कि उस खारिजी दुनिया में जो हम ये कह रहे हैं ये इस तरह साबित है। हाँ, इसके तहत में वो बिलीफ स्ट्रक्चर है पूरा, जिसको हम इस तरह पेश कर रहे हैं। वो उस बिलीफ की जस्टिफिकेशन है, ट्रूथ है कि बिलीफ ट्रू है या नहीं। दूसरी तरफ जो है वो जो स्ट्रक्चर है वो स्टेटमेंट की सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर है कि किस तरह का है। मेटाफिजिक्स इसमें नहीं है। मेटाफिजिक्स उसकी वो हकीकत है जो लैंग्वेज में नहीं है, जो लैंग्वेज और सब चीज़ों से अलग एक जगह पे है। जगह के लो, जो चीज़ें जगह पे नहीं है उनके लिए जगह ना करो। तो जो देयर इज अ चेयर का जो स्टेटमेंट है वो किसी सब्सटेंस को रेफर नहीं करता, वो किसी बिलीफ स्ट्रक्चर के, किसी सेंटेंशियल स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है कि क्या ये अपने पूरे स्ट्रक्चर में सही है या नहीं है। उसमें आप अगर बिलीफ स्ट्रक्चर को एम्पेरिकल माने तो वो जो स्टेटमेंट है वो एम्पेरिकली प्रूव होगा, ट्रू या फॉल्स होने के लिए। अगर आप उसको नॉन एम्पेरिकल माने तो नॉन एम्पेरिकली ट्रू या फॉल्स होता है। अगर आप उसको कहें कि दुनिया जो है वो मादा और गैर मादे का मजमूआ है, उस तरह ट्रू एंड फॉल्स होता है। दुनिया जो है, अच्छा ये जो तीन चीज़ें हैं कि एम्पेरिकल, नॉन एम्पेरिकल, एम्पेरिकल एंड नॉन एम्पेरिकल जो हैं, ये तीनों हमारे बिलीफ स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं, वो खारिज का हिस्सा नहीं है। हमारा बिलीफ स्ट्रक्चर ये है कि दुनिया इस तरह की है, ये इस तरह की है, ये इस तरह की है। और ये भी माना कि वो खारिज का हिस्सा नहीं है, वो एक बिलीफ है। वो तीनों एक बिलीफ है, वो बिलीफ का नहीं, और ये भी मानना कि वो खारिज का हिस्सा नहीं है, हाँ, वो भी एक बिलीफ नहीं है। बिल्कुल बिलीफ है, वो खारिज का हिस्सा नहीं है। और हमसे अलग एक बाहर खारिज की दुनिया है, वो भी तो एक बिलीफ है। नहीं, उसको मानने के अलावा आपके पास रास्ता क्या है कि आप किस पे बात करें? नहीं, जो हम कह रहे हैं कि फॉर ये टेबल है, क्योंकि हमने इसे टेबल कहा, लेकिन अगर हम अपने बिलीव्स को ख़त्म करें तो वो जो एक्चुअली होगी वो हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास लिंग्विस्टिकली लिमिटेशंस नहीं होंगी। नहीं, असल में ये है कि जो तस्वुर है पूरा का पूरा ये लिंग्विस्टिक डिस्क्रिप्शन है। हाँ, वो ठीक है, ठीक है। जब ये लिंग्विस्टिक डिस्क्रिप्शन है तो जो वो खारिज में है वो कभी भी ज़बान में नहीं है, वो भी उसकी डिस्क्रिप्शन ज़बान में है। हाँ, तो ये भी तो एक बिलीफ ही होगा ना कि वो लैंग्वेज में नहीं है। इसका बिलीफ होने से कोई फर्क नहीं पड़ता चीज़ को। हाँ, क्योंकि वो उसकी बेसिक वो है जो ग्राउंड देता है जिस बिलीफ, तो वो है, उसको मान लेते हैं।
तो ग्राउंडेड बिलीफ है उसको मानते हैं ये है इसी तरह। फिर वक्त हम यूं करेंगे कि वो एक बिलीफ है जिसमें ये है कि हम खारिज में जो चीज़ मौजूद है या ज़बान के अलावा जो चीज़ मौजूद है, ज़बान अपने अंदर शुस्तगी के साथ सिर्फ ज़बान को डिफाइन करती है, जो प्रॉपर्ली सिर्फ ज़बान को डिफाइन कर रही होती है कि वो क्या है और क्या नहीं है, सारा ज़बान डेवलप हो रहा होता है। जो बिलीफ है वो पूरा जो सारा स्ट्रक्चर है उसके तहत या ज़बान डेवलप होती है, ज़बान के तहत बिलीफ स्ट्रक्चर डेवलप होती है। उन दोनों में से कुछ भी ट्रू हो सकता है जब हम उसकी प्रॉपर्ली अगर इन्वेस्टिगेशन करेंगे कैसे ये ट्रू है कैसे वो ट्रू है। तो हमारे यहाँ जितना लैंग्वेज है वो तमाम लैंग्वेज जो है किसी भी हालत में कभी भी लैंग्वेज से बाहर किसी चीज़ को बात नहीं करती, उसके अंदर है। जो अगर वो उसके अंदर है तो किस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं? अगर ज़बान जो है जो खारिजी दुनिया को एक्सटेंड नहीं करता तो फिर हम उसके बारे में पढ़ क्यों रहे? ये तो ज़बान की लिमिटेशन तो है। हाँ वो क्या कह रहे हैं? जैसे आपने बताया कि ज़बान जो है वो अपनी लिमिटेशन के अलावा किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करता, चाहे खारिजी दुनिया में भी चीज़ें अवेलेबल हो। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं या फिलोसफी में या किसी और चीज़ में पर्टिकुलर जो फिलोसफी की हम बात करें तो इट मीन्स कि हम लोग लेकिन उसी लिंग्विस्टिकली उस अप्रोच को ही देख रहे हैं, मीन्स लिमिटेशन को ही देख रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि ये एक स्ट्रक्चर है। अज्यूम करें कि आप बहैसियत इंसान मुसलमान भी हैं, तो हमारे पास ये जो फैक्चुअल वर्ल्ड है ना, इसमें जो तस्वुर है वो मुसलमान होने का तस्वुर है। जो हमारी ये बिलीफ है ना, ये नॉर्मली इंसान होने का तस्वुर है, जिसको हम इंसान के तस्वुर बयान करते हैं, नाम के और सारा कुछ। अगर इसमें कोई ऐसी चीज है, ये बहुत जनरलाइज मिसाल है, इसको हतमी ना माना जाए। अगर कोई ऐसी चीज है, क्योंकि काफी चीजें हैं जो इस तरह नहीं होती कि इस दुनिया को इन दोनों को काटती हो, वो दोनों कनेक्टेड नहीं होते। दोबारा ये है कि हाँ तो इस्लाम को एक्सप्लेन करना तो काफी मुश्किल हो जाता है, खासकर मेरे लिए। आलिम होता तो बेहतर होता। मिसाल के तौर पर एक फैक्चुअल वर्ल्ड है जिसमें दो फैक्टर, जिसमें साइंटिफिकली बिलीव कर रहे हैं कि दुनिया जो है खारिज में है और उसके अलावा कोई चीज़ मौजूद नहीं है। एक फैक्चुअल वर्ल्ड है जिसमें ये बिलीव किया जा रहा है कि खुदा है और कादिर वो है। ये दो किस्म के, एक मैकेनिकली चलता है और दूसरा किसी और वजूद के कुदरत पे चल रहा है। जो आपकी यहाँ पे एक बिलीफ है, ये जिस तरह एक्सप्लेन होगी उसमें अगर वो कुदरत दिखाई देगी तो वो उस फैक्चुअल वर्ल्ड से है, उसमें वो मैकेनिकल और वो बिल्कुल एक खुदा के तस्वुर से आरी दिखाई देगी, वो साइंटिफिक है। तो वो उस तरह के जो रेफरेंस जितने भी हैं यहाँ पे, जितने भी सिग्निफिकेंस जितने भी हैं, वो मायने रखते हैं
कि आपने उस बिलीफ को कैसे कंस्ट्रक्ट किया, ये हमारे यहाँ वो बिलीफ है क्या, हम उसको कंस्ट्रक्ट नहीं करते, हम में वो है। मतलब आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप वॉलंटरीली बिलीफ क्रिएट नहीं कर सकते अपनी तरफ से। कोई बिलीफ है उसको एक जगह पे लेके जाओ। मतलब कुछ लोग हैं जो मुस्लिम हैं, गैर मुस्लिम बन जाते हैं, कुछ लोग गैर मुस्लिम वो उस स्ट्रक्चर को हिला देते हैं, जो बिलीफ स्ट्रक्चर पूरा पूरा है। या वो शख्स जो ये मानता है कि जानवरों को मारना जो है बिला वजह जायज़ है, ठीक है। या वो शख्स फिर ये मानता है कि किसी भी हयातियात को जो चलती जो जानदार हो नबातात के अलावा उनको मारना गलत है। इन दोनों के बिलीफ जो हैं वो उस फैक्चुअल वर्ल्ड के तहत चलते हैं, फैक्चुअल वर्ल्ड के तहत होते हैं। अगर कोई उस फैक्चुअल वर्ल्ड का है और उसका बिलीफ इस तरह नहीं है तो वो खुद में कॉन्ट्राडिक्टरी है। समझ रहे हो? उन दोनों के फैक्चुअल अलग वर्ल्ड अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। हाँ, फैक्चुअल वर्ल्ड तो अलग ही है सबके, मगर वो क्या है जो मतलब इन सबको एक मतलब आपके बिलीफ को जो सेट कंस्ट्रक्ट कर रहा है ना, वो सारा कुछ है। अब जो कुर्सी है वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से उसका मीनिंग निकला है। उसका मीनिंग हकीकत के ये समझ लें कि लैंग्वेज के अंदर है उसका मीनिंग। वो हकीकत को रेफर नहीं कर रहा। हकीकत लैंग्वेज से नहीं जानी जाती, हकीकत ना ही लॉजिक से जानी जाती। लॉजिक आपको या जो स्टेटमेंट्स हैं या बिलीफ आपका सारा कुछ है वो सिर्फ ही इसको कॉम्प्लीमेंट करता है, इससे जानी नहीं जाएगी। जो लैंग्वेज है सारा स्ट्रक्चर है। जो सब्सटेंस है वो एग्जिस्ट करता भी है, जैसे फैक्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है, मटेरियल फैक्ट जो होता है या जो सब्सटेंस होता है वो एग्जिस्ट करता है, मगर ना वो ऑब्जर्व होता है और ना ही लैंग्वेज में है। वो लैंग्वेज से डिफरेंट नहीं है। ये पूरी नागार्जुन की बहस है तो नहीं। अब अगर वो नहीं है, जो नाम है वो है क्या? जी जी जी, ये बात समझ आ रही है? हाँ जी बिल्कुल, कि नागार्जुन ये समझता है कि जो सब्सटेंस है वो लैंग्वेज के अंदर नहीं है, उससे मावरा है। जी, बल्कि यूं कहते हैं कि सब लैंग्वेज जो है सब्सटेंस को डील नहीं करता। हाँ वो है, लेकिन उसका जुबान में नहीं आ सकती वो चीज। जी हाँ जी। ठीक है। अब नाम जो है या गुड होना जो है जिसको हम गुडनेस कहते हैं, या मोशन जो है मूवमेंट, ग्रेविटी जो है, ये तो नाम हुआ और ये लैंग्विस्टिक्स हैं, लैंग्वेज की एंटिटी। ये कैसे मिले हमें? कौन सा आपका चूंकि होमवर्क पिछला ग्रेविटी अगर ग्रेविटी महज एक लैंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट तो हमें इतना डिफाइन तरीके से पता कैसे चले कि ग्रेविटी है? मतलब यहाँ तक कि हम कहते हैं कि उसकी जो वो है वो वैल्यू जो है 98 है, तो इस रफ्तार से नीचे जाएगी। क्योंकि हारिज की दुनिया में हम देखते हैं चीज़ों को ऐसे, हारिज में देखते हैं हम इसको होता हुआ। यही आप कह रहे हैं कि ये खारिज में है जी, मगर हम अभी भी कह रहे थे ये खारिज में नहीं है। अभी तो सारी बहस इस पर चल रही है। अगर ये नहीं है तो क्या है जो बार बार जब हम गिराएंगे तो एक जो खारिज में जो चीज मौजूद है वो लैंग्वेज में एक्सप्लेन नहीं होती, तो
मेरे ख्याल में शायद हम इंसान फिर उसके लिए कोई कन्वेंशन बनाते हैं जी और उसके लिए जो कन्वेंशन तय कर लेते हैं फिर उसका कोई नाम दे देते हैं और वो उसको ग्रेविटी मसलन कह दिया है इस केस में। जी हाँ, मगर वो इतना एक्यूरेट कैसे निकल रहा है, वो क्या है? तो जब भी हम किसी चीज को फेंकेंगे तो वो इस रफ्तार से गिरेगी, छोड़ेंगे। मगर इसके खैर कुछ डेसिमल्स और भी हैं, लेकिन मुझे भी नहीं पता है कौन कौन से। लंबा सा वैल्यू है, 4 या 5 इस तरह। वो हमें कैसे पता है जबकि हमारी जबान हमें नहीं बता रही जो हम ये कहते हैं। अच्छाई जो है उसको तो हम भाग जाते हैं उससे कि भी, क्योंकि हम सीखा हुआ है कि अच्छा है। वो क्या है अगर वो खारिज में नहीं है? मोशन, मूवमेंट। नेम जो है वो कोई भी लफ्ज जो होगा, जो रजिस्टर्ड लफ्ज है वो नाम है। वो कुछ भी हो जाए, हर नाम की एक डिस्क्रिप्शन होती है। जो नाम है वो एक रेफरेंट है एक डिस्क्रिप्शन की। नेम रेफर टू डिस्क्रिप्शन। ग्रेविटी जो है वो एक नाम है। जो मूवमेंट हमें यहाँ से यहाँ कशिश की दिखाई दे रही है ना, जिसका हम एक वैल्यू के तहत जानते हैं, जो कि हमें एक मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन से मिली है। वो भी तो लैंग्वेज के थ्रू ही मिली है। हाँ, वो जो है ग्रेविटी मोशन भी इस तरह की डिस्क्रिप्शन है, नॉमिनल डिस्क्रिप्शन है। अब देखना ये होता है हमेशा कि वो डिस्क्रिप्शन एक खास दुनिया की डिस्क्रिप्शन है, जिसको हम बार बार फैक्चुअल वर्ल्ड कह रहे हैं। वो डिस्क्रिप्शन उस सब्सटेंशियल वर्ल्ड है, वो फैक्चुअल वर्ल्ड जो है उसकी डिस्क्रिप्शन है। जब तक डेफिनेशन जो सही होगी वो होगी कि वो लिंग्विस्टिकली कंसिस्टेंट हो और उसके साथ साथ फैक्चुअल वर्ल्ड के साथ भी कंसिस्टेंट हो। ठीक है। वो दोनों डिस्क्रिप्शन जब आपस में मिलते हैं, जिसको हम फैक्चुअल वर्ल्ड कह रहे हैं, वो जो डिस्क्रिप्शन, वो डेफिनेशन ऑफ डिस्क्रिप्शन जो है, एक किसी नाम की जो डेफिनेशन है वो जो है समझ लो कि हतमी तो नहीं, एक हद तक एक प्रॉपर डेफिनेशन उसको कहेंगे जो कि इन दोनों के साथ मान हो। और फिर डेफिनेशन की अपनी प्रॉपर्टीज होती है, वो सर्कुलर नहीं होती। जब खैर ग्रेविटी किस तरह की डेफिनेशन जो सर्कुलर ना हो, मगर उसको सर्कुलर नहीं होगा, जैसे मोशन सर्कुलर होता है। यहाँ बात समझ आ गई है कि रेफरेंट क्या होता है और रेफरेंस क्या होता है, नाम क्या होता है। नाम एक डिस्क्रिप्शन, नाम एक चीज, लेबल है एक डिस्क्रिप्शन। वो डिस्क्रिप्शन एक खास फैक्चुअल वर्ल्ड से आता है, जो कि एक फैक्चुअल वर्ल्ड का समझ लो एक सेट है। ये डिस्क्रिप्शन ये सेट है, इसको हम डिस्क्राइब करते हैं सेट। हाँ, इस डिस्क्रिप्शन के लिए हम एक नाम रखते हैं, मगर ये नहीं है कि ये इस तरह भी नहीं है कि हमने खुद देखी हैं चीज़ें, एक्सीडेंटली भी हुई, चीज़ें लैंग्वेज की कैद की वजह से हुई कि लैंग्वेज इसी तरह का है, इसलिए चीज़ें इस तरह समझ में आती हैं। क्लियर है? अब जो ट्रूथ है, लैंग्विस्टिक ट्रूथ जो है, वो इस डिस्क्रिप्शन और फैक्चुअल वर्ल्ड
कि हम आहंगी है इन दोनों की, डिस्क्रिप्शन और फैक्चुअल वर्ड की हम आहंगी, फैक्चुअल वर्ड क्या है और उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, समझ रहे? फिर सब क्लियर है? चीजों का नीचे गिरना जो है वो फैक्चुअल वर्ड होगा। जैसे ग्रेविटी को अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो चीजें जो नीचे गिरती हैं वो फैक्चुअल वर्ड में आएंगी, या उस स्टेट को, नीचे गिरने की स्टेट को जो है वो फैक्चुअल वर्ड में हम एक्सप्लेन करेंगे या डिस्क्रिप्शन में? नहीं, चीजें नीचे गिर रही हैं, तब उसको छोड़ेंगे जो नीचे गिरी, एक इवेंट है। हाँ, या ये कि ये हमारी बिलीफ है कि चीजें नीचे गिरती हैं, मैंने थोड़ी चीजें नीचे गिरी हैं। अब इसको अपने इस पूरे कायनात के साथ पेश करना है कि ये होता क्यों है, वो उस फैक्चुअल वर्ड में पेश होता है। ठीक है, समझ आए? अगर इंसानी जिस्म में पूरे स्ट्रक्चर को बायोलॉजिकली, मैकेनिकली, फिजियोलॉजिकल समझा ही जाए, सिर्फ फिजियोलॉजिकल समझा जाए, तो उस डिस्क्रिप्शन के अंदर नॉन फिजियोलॉजिकल एंटिटी जो होगा प्रॉब्लमेटिक। अगर जिस्म कुल्ली तौर पे मादी है कंप्लीटली, उसमें रूह का तस्वुर कॉन्ट्राडिक्टरी है। सिर्फ रूह नहीं, कोई भी ऐसा तस्वुर जो नॉन मटेरियल है, नॉन मटेरियल का मतलब है कि जिसका सोर्स भी मटेरियल ना हो, वो जो है प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि वो फैक्चुअल वर्ल्ड फिजियोलॉजिकल है, मटेरियलिस्टिक है। मैं फिजियोलॉजिकल समझ में मटेरियलिस्टिक नहीं। क्या हम ये समझें कि चीज़ें महज मादी हैं? अगर हम ये कहें कि चीज़ें महज गैर मादी हैं, तो उसके अंदर कोई भी मटेरियल डिस्क्रिप्शन गलत है। ठीक है, समझ? आज का सिर्फ यही था। पैसा जी क्लियर है या कोई? हाँ जी, हाँ जी। बस फिर आज यहीं से खत्म करते हैं। सही। कोई सवाल या कुछ? कुछ समझ आ जाएगा फिर इंशाल्लाह सवाल करेंगे। ठीक है, बस ये होमवर्क कर दें, वो बड़ी बात है। जी ठीक है, खुदा हाफिज़। जी, खुदा हाफिज़।